Hello students, welcome to my channel Link Pharma. Today we will discuss about the rules and regulation regarding the B Pharma courses. B Pharma कोर्स में ईयर बैग से कैसे बचा जाए, कौन कौन से रीजंस होते हैं जब ईयर बैग लग सकती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन से सेमेस्टर हमें क्लियर करने होते हैं जिससे हमारी ईयर बैग बच सके और क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं बी फार्मा सिलेबस में और पीसीआई के थ्रू क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्रेडिट सिस्टम होता है, कौन सा कोर्स कितने नंबर का होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। अभी तक 115 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैंने अभी तक इसमें 5 वीडियोस डाल चुके हैं। ठीक है, तो ये जनरली कौन सा चल रहा है, ये फोर्थ सेमेस्टर के सारा सिलेबस चल रहा है अभी। जैसे अडल्ट्रेशन इंक्लूड ड्रग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड 2 videos are for MCQ practice. So we will see today's topic, how to avoid earbag in B Pharma. Let's discuss. बी फार्मा सिलेबस जैसा कि पीसीआई ने हमें दिया है यही पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। ठीक है, ये है रेगुलेशंस 2014, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स रेगुलेशंस 2014। तो ये इस रेगुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये CBCS सिस्टम पे आधारित एक सिलेबस दिया हुआ है और 2016-17 से ये इफेक्ट में है, यानी कि अभी तक जितने भी बी फार्मा के कोर्सेज, बी फार्मा का प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी चल रहा है ऑल इंडिया में, उन सभी जगह पे यही सिलेबस चल रहा होगा। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन क्या क्या होती है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि क्या होना चाहिए। मिनिमम 10+2, ठीक है, आपने इंटर पास किया होना चाहिए और यस तो कैंडिडेट्स हैव पास 10+2 एग्जामिनेशंस किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं वहाँ से आपने 10+2 का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या PCMB भी हो सकता है, यानी बायो मैथ दोनों हो सकते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है, कोई ऐसा परसेंटेज का मार्क्स नहीं है कि 50% होना चाहिए या 60% होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। बस यहाँ पे एक चीज़ और है कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द एडमिशन इन बी फार्मा। देन इसमें लेटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन लिया जा सकता है बी फार्म में। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आपको डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, डी फार्मा पास होना चाहिए। इसमें भी कोई परसेंटेज लिमिट नहीं दी है कि फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकंड डिवीज़न हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पास लिखा है। क्या लिखा है? पास होना चाहिए आपका। ओके, लेकिन कॉलेज पीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके, कॉलेज पीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। देन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। सो जो डायरेक्ट एंट्री लेता है बी फॉर्म में
उनके लिए ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर्स का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं उसमें, क्या होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। और जो लेटरल एंट्री के थ्रू आता है उनके 6 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। देन मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन क्या होता है, इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी बैकग्राउंड वाले ऐसा ना समझें कि उनको हिंदी में बताया ही नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज, मोस्टली कॉलेजेस जो भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, या उनको कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में हिंदी में भी समझाया जाता है, ठीक है, क्या है, हिंदी में भी समझाया जाता है, और उसको इंग्लिश में भी समझाया जाता है, जिससे आपको हेल्प हो सके। सो इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन आपको जब लिखना होगा तो वो इंग्लिश में ही लिखना होगा। जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश में आएगा, आपको जो आंसर देने हैं वो इंग्लिश में ही देने हैं। हिंदी का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। ओके, वर्किंग डेज कितने होने चाहिए एक सेमेस्टर में? एक सेमेस्टर में वर्किंग डेज, एक सेमेस्टर में वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, यानी कि लगभग 100 वर्किंग डेज एक सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि 100 वर्किंग डेज एक सेमेस्टर के अंदर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 100 वर्किंग डेज होते हैं एक सेमेस्टर में। 100 वर्किंग डेज एक सेमेस्टर में होते हैं। और सेमेस्टर का एग्ज़ाम जून जुलाई में होता है, एंड और सेमेस्टर एग्जाम shall be conducted in the होता है जून जुलाई टू नवंबर दिसंबर, एंड इवन सेमेस्टर एग्जाम फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी और एंड मई टू जून, ठीक है। यानी कि इस तरह से होता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस हो सकता है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि जो कोरोना की वजह से सेमेस्टर थोड़ा सा बिगड़ गए हैं, इनका सिस्टम ही, कोई 1 महीना आगे कर रहा है, कोई 2 महीने पीछे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन पीसीआई के हिसाब से यही है कि जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में होने होते हैं। ओके, परसेंटेज अटेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। जब भी देखो बच्चे कोई अटेंडेंस के लिए पढ़ते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज पीसीआई के हिसाब से कितना होना चाहिए, अब 80% से कम नहीं होनी चाहिए। पीसीआई ने क्या दिया हुआ है कि लगभग 80% आपको अटेंडेंस लानी है। कितनी लानी है, 80% मेंटेन करनी है, सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ में आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है। देन ठीक है, तो क्रेडिट सिस्टम कैसा है, यहाँ पे सिस्टम क्या होता है क्रेडिट सिस्टम। तो इसमें सारे क्रेडिट सिस्टम की फिलोसफी क्या है, फिलोसफी ऑफ क्रेडिट सिस्टम कंटेन द क्वांटम ऑफ एकेडमिक वर्क। एकेडमिक वर्क के बारे में ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे थ्योरी क्लास होंगी, ट्यूटोरियल क्लास होगी, प्रैक्टिकल क्लास होगी, ये सारे के सारे किस में मेजर किए जाएंगे, क्रेडिट सिस्टम में मेजर किए जाएंगे, ठीक है। अभी बताते हैं कि इसकी किस तरह से होता है ये क्रेडिट सिस्टम। हम्म क्रेडिट सिस्टम क्या है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दो तरह से क्लासेस होती हैं, एक थ्योरी की क्लास होती है, एक प्रैक्टिकल की क्लास होती है। तो थ्योरी में थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इनको कैसे लिखा गया है, जो आपका इवोल्यूशन स्कीम है उसको किस तरह से लिखा गया है, इसको लिखा गया है जैसे लेक्चर है, ठीक है, तो उसको कैपिटल एल में डिनोट किया गया है। ट्यूटोरियल क्लास हो रही है तो इसको टी में लिखा गया है, एंड प्रैक्टिकल क्लास हो रही है तो इसको पी से लिखा गया है, और क्रेडिट को लिखा गया है सी से। तो थ्योरी की क्लास है, अगर आपकी 3 थ्योरी की क्लास है एक वीक में और एक ट्यूटोरियल की क्लास है, तो उस कोर्स का पूरा क्रेडिट थ्योरी का कितना होगा, 4, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल को किस हाफ से डिवाइड कर देते हैं, जैसे अगर आपका
प्रैक्टिकल एक वीक में 4 आवर्स का है, कितने आवर्स का है, 4 आवर्स का है। 4 आवर्स का अगर प्रैक्टिकल है तो इसको उसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्रेडिट सिस्टम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि एक वीक में कितनी क्लास हो रही है आपकी थ्योरी में, उसी के हिसाब से वो फुल मिलेगा क्रेडिट। उसमें 4 हो जाएगा, जैसे कि अगर 3 लेक्चर हो रहे हैं आपके थ्योरी के और एक हो रहा है ट्यूटोरियल का, तो आपको मिलेगा 4। एंड एंड 4 लेबोरेटरी आवर्स पर वीक है। अगर अगर 4 लेबोरेटरी वीक यानी कि 4 घंटे का प्रैक्टिकल है तो उसमें क्रेडिट सिस्टम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा आपको। इसका आधा कर देंगे, प्रैक्टिकल का आधा कर देते हैं और थ्योरी का फुल देते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिनिमम कितना क्राइटेरिया चाहिए, मिनिमम क्रेडिट कितने रिक्वायरमेंट है, तो पूरे बी फॉर्म को करने के लिए कितने क्रेडिट चाहिए होते हैं, 208 208 चाहिए होते हैं, जो कि डिवाइड किया गया है थ्योरी, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिस स्कूल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क में, लगभग 8 सेमेस्टर तक। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो सेमेस्टर वाइज किए गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स क्या होता है, उसको 52 क्रेडिट डी फार्मा से मिल जाते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इन सेकेंड ईयर, कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, जो कि होता है 3 क्रेडिट का, 3 क्रेडिट का एंड 4 क्रेडिट का होता है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 थ्योरी होते हैं एंड 2 प्रैक्टिकल होते हैं। 2 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है, तो ये 4 क्रेडिट यहाँ से मिल जाते हैं, 3 एंड 4 क्रेडिट यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ऑफ 7 क्रेडिट पॉइंट्स टू अटेन 59 क्रेडिट पॉइंट्स, द मैक्सिमम ऑफ 1 सेकेंड। तो 59 क्रेडिट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन स्किल की और एक कंप्यूटर एडेड फार्मेसी की, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी की सब्जेक्ट यानी कि कोर्स आपको लेना पड़ता है टू कंप्लीट द 59 क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर। अब ये यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट, तो सेमेस्टर फर्स्ट में 6, सेमेस्टर फर्स्ट में क्या होता है, 6 होते हैं थ्योरी की क्लासेस, जैसे बीपी 101, 102, 103, 104, 105 टी। एंड बायोलॉजी वालों के लिए आरएमटी होता है, एंड मैथमेटिक्स वालों के लिए एक बीपी 106 आरबीटी होता है। ठीक है, तो मैथ वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, बायो पढ़ते हैं, एंड बायो वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ पढ़ते हैं। और जिनके पास दोनों होते हैं बायो एंड मैथ, तो उनके पास चॉइस होती है कि वो या तो मैथ ले लें या बायो ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो यहाँ पे 3 आवर्स के लेक्चर हैं, 1 आवर का क्या है, ट्यूटोरियल है। तो टोटल कितने हो गए पर वीक, 4। तो आपको क्रेडिट कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि एक सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 102 में भी सिमिलर है कि 3 आवर्स का लेक्चर होता है एंड 1 आवर का क्या होता है, ट्यूटोरियल होता है। ठीक है, तो आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। सिमिलरली जो और सब्जेक्ट्स हैं उनका भी इसी तरह से दिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में देखेंगे पर वीक आपको कितने आवर्स का लेना है, 4 आवर्स का लेना है। बट यहाँ पे क्रेडिट कितना मिल रहा है, 2 क्रेडिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हाफ मल्टीप्लायर लगता है इसमें, यानी कि 4 घंटे का है तो 2 मिलेंगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का है तो 1 मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, यहाँ 2 आवर्स है और इसका क्रेडिट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसी तरह से रेमेडियल बायो में 2 आवर्स है एंड यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये सारी कहानी फर्स्ट सेमेस्टर की है। सिमिलरली इसी तरह से और
अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर के देखेंगे, यानी कि ये हो गया आपका इवन सेमेस्टर 201 BP 201T ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो इसमें भी सेम वैसे ही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पूरा सेमेस्टर इसी तरह से डिवाइड है, लगभग 8 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर हैं सबका इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से 6 सेमेस्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 314 हो गया क्रेडिट। तो हर एक सेमेस्टर के अलग अलग क्रेडिट दिए हुए हैं इस तरह से। ठीक है। सेमेस्टर 1 कितना है, 27, 29 ये दिया हुआ है, इससे आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड में कितने चाहिए होते हैं, 29। थर्ड में 26, फोर्थ में 28, फिफ्थ में 26, सिक्स में 26, सेवन्थ में 24, एट्थ में 24 एंड 1 क्रेडिट दिया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी के लिए। इस तरह से टोटल क्रेडिट आपको जो चाहिए होते हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम 209। मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 209। ये 208 चाहिए होते हैं, लेकिन एक कहाँ से आया, ये एक आया है यहाँ से। ठीक है। वैसे आपको कितने चाहिए, 208, लेकिन एक और आपको चाहिए होता है जो इससे टोटल हो जाएगा 209। ये 209 कहाँ से आएगा, ये आपको एक जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो डिसाइड करके देता है एक क्रेडिट। ठीक है। एक क्रेडिट कौन देता है, ये प्रिंसिपल के पास होता है कि वो किस देना है उसको। इसी तरह से रेमेडियल बायो मैथ की यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। अगर बायो है तो ये है, मैथ है तो इस तरह से दिया हुआ है। तो ये सेमेस्टर का सिस्टम इस तरह से इवोल्यूशन स्कीम है। अब जल्दी से इधर और देख लेते हैं। तो आपके मतलब की चीज़ है वो अभी आई है। ये आपका सिस्टम है। फर्स्ट ईयर का ही सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो यहाँ पे सेशनल मार्क्स कितने के हैं, 20 के। कितने का है, 25 का। सेशनल मार्क्स कितने का है, 25 का है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेशनल यानी कि माइनर फर्स्ट कितने, माइनर फर्स्ट और सेकंड का एवरेज है ये 15 का। ठीक है। तो 15 थ्योरी के मार्क्स हैं और ये 10 काय के हैं, 10 है ये कॉन्टिन्यूस मोड के। इस तरह से टोटल कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। एंड सेमेस्टर एग्जाम के कितने हैं, 75। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल का देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस मोड कितने का हो गया, 5 का हो गया। एंड सेशनल मार्क्स कितने का हो गया, 10 का। तो टोटल इंटरनल या मार्क्स कितने हो गए, 15। एंड प्रैक्टिकल कितने का होता है, 35। तो ये आपको टेबल दी हुई है सिलेबस में, इसको देख सकते हैं। और इसमें हर एक का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 मार्क्स का ही कंटिन्यूस मोड है, 5 मार्क्स का ही सेशनल यानी कि माइनर है। और एंड सेमेस्टर एग्जाम सिर्फ 15 नंबर का है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से है। ये फर्स्ट ईयर का मैं बता दिया, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है। हर एक सेमेस्टर का अलग अलग दिया हुआ है। फिफ्थ सेमेस्टर का देख सकते हैं आप। इसी तरह से सिक्स का देख सकते हैं, एट सेमेस्टर का देख सकते हैं, सेवन का देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम के बारे में और पता करते हैं थोड़ा सा। ये आपके कंटिन्यूस मोड के किस तरह से दिया जाता है। ठीक है। अटेंडेंस का जैसे 4 नंबर की अटेंडेंस होती है, 3 नंबर की आपकी एकेडमिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि क्विज कराना, असाइनमेंट कराना, टेस्ट कराना, फील्ड वर्क कुछ दे दिया तो उसके 30 मार्क का होता है। एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन ये 3 नंबर का यहाँ पे होता है। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स का कंटिन्यूस मोड होता है। सिमिलरली प्रैक्टिकल के केस में जहाँ पे क्रेडिट 2 होता है, ये जहाँ पे 2 होता है, नहीं जहाँ जैसे ये 10 नंबर का है तो ये 5 मार्क्स का है, तो इस तरह से डिवाइड होगा। एंड प्रैक्टिकल में सेम इसी तरह से दिया हुआ होता है। अटेंडेंस अगर 95 से 100 है आपकी तो कितने मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स मिलेंगे।
अटेंडेंस के, एंड 90 टू 94 है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 80 टू 89 है तो 2 मिलेंगे, 80 टू 84 है तो 1 मिलेंगे, यानी लेस देन अगर 80 है तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेशनल एग्ज़ाम यानी कि माइनर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो दो एग्ज़ाम आपके माइनर होंगे। ठीक है, दो एग्ज़ाम आपके माइनर होते हैं जिनका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज कितने में निकाला जाएगा? 15 मार्क्स में। ठीक है, 15 मार्क्स में निकाला जाता है एवरेज। एंड प्रैक्टिकल का भी इसी तरह से होते हैं, तो प्रैक्टिकल के भी माइनर होते हैं एंड थ्योरी के भी माइनर होते हैं। पैटर्न थोड़ा सा वेरीफाई थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है पेपर का जिस तरह से बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से होता है कि 10 MCQ आपको देने चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन दे सकते हैं 2 मार्क्स के, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक होना चाहिए, 2 आउट ऑफ आंसर 1 आउट ऑफ 2 यानी कि 2 दिए जाएंगे, एक ऑप्शन रहेगा। इसी तरह से शॉर्ट आंसर में देखेंगे तो यहाँ पे 3 दिए जाते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। तो थ्योरी को 30 मार्क्स में कराया जाता है जिसका हाफ कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल को 40 में कराया जाता है जिसको हाफ कर दिया जाता है, 15 में कैलकुलेशन करते हैं। पासिंग मार्क्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। पासिंग मार्क्स आपका 50% है। ठीक है, अगर 50% नहीं है तो आपका ये कैसे होंगे, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल इंटरनल और एंड सेमेस्टर, इंटरनल एंड एंड सेमेस्टर मिला के होता है। ठीक है, इंटरनल एंड एंड सेमेस्टर मिला के 50% होना चाहिए टोटल मार्क्स। अगर 100 नंबर का है तो 100 नंबर में 50 नंबर इसमें आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं ये, अगर किसी में बैक आ जाती है तो इंटरनल इम्प्रूवमेंट के लिए भी दिया हुआ है। अब है ईयर बैग का सिस्टम, देखिए पहले जल्दी से। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ईयर बैग को कैसे बचाया जाए? ठीक है, तो ईयर बैग को बचाने के लिए क्या होता है कि जैसे सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट में बैक आ गई आपकी, सेमेस्टर सेकंड में बैक आ गई, सेमेस्टर थर्ड में बैक आ गई, सेमेस्टर फोर्थ में बैक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिफ्थ सेमेस्टर में तभी जा पाएंगे, कहाँ पे? फिफ्थ सेमेस्टर में आप तभी जा पाएंगे जब आपके फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर क्लियर होंगे, यानी कि ऑल पेपर शुड बी क्लियर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, फर्स्ट में अगर बैक आ जाती है कोई इशू नहीं है, सेकंड में आ जाती है कोई इशू नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा उनको क्लियर करने का। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आ गई बैक, तो आपको सेकंड का जब सेमेस्टर होगा तो उस टाइम पे आप फर्स्ट के कैरी ओवर पेपर दे सकते हो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में मान लो BP 0101 में आपकी बैक आ जाती है तो आप उसको BP, आप सेकंड सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम होंगे तो उसमें इसका कैरी ओवर दे सकते हैं, यानी कि बैक पेपर यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में दे सकते हैं। इसी तरह से जब थर्ड सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम होंगे रेगुलर वाले, ठीक है, मेजर, तो आप अगर इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक है या सेकंड में कोई बैक है तो आप वो थर्ड में दे सकते हैं। इसी तरह से जब फोर्थ का एग्ज़ाम होगा मेजर, तब उसमें इन तीनों में अगर बैक है तो वो आप इसमें दे सकते हैं फोर्थ में। ओके, फिफ्थ में पढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ये दोनों सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, ऑल पेपर्स, ऑल पेपर शुड बी क्लियर। अगर ये ऑल पेपर क्लियर नहीं होते हैं तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। ओके, इसी तरह से सेवन्थ सेमेस्टर में जाने के लिए क्या होगा, अम, इसी तरह से सेवन्थ सेमेस्टर में जाने के लिए क्या होगा कि आपके 4 सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। अगर ईयर बैक से बचना है तो जैसे
फिफ्थ सेमेस्टर में जब जाओगे तो ये आपके ये क्लियर होने ही होने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर होने चाहिए। एंड जब सेवेंथ में जाओगे तो उस टाइम पे आपको ये वाले थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए, तभी आप सेवन सेमेस्टर में जा पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बैठ पाएंगे। नहीं तो आपको ईयर बैक मानी जाएगी और आपको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा सेवन सेमेस्टर में। ओके। अच्छा, तो मैंने बताया आपको कि इसमें मौका मिलता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको बैक लगती है तो आप सेकंड में उसमें कैरी ओवर दे सकते हैं, सेकंड में बैक लगती है तो थर्ड में दे सकते हैं, साथ में फर्स्ट का भी दे सकते हैं। अगर थर्ड में बैक लग रही है तो आप फोर्थ सेमेस्टर तक दे सकते हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा पेपर क्लियर करने का, उसके बाद ईयर बैक लग जाएगी। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है तब तक आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है समझना कि कैसे ईयर बैक को बचाया जाए। ठीक है, तो बहुत ही कैजुअल लेते हैं लोग, फर्स्ट ईयर में कैजुअल लेते हैं बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक आपके फर्स्ट एंड सेकंड पेपर क्लियर नहीं होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप क्लियर कर लेंगे तभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने लायक होंगे, नहीं तो ईयर बैक लगेगी। और ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी है, यानी कि फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों क्लियर होने चाहिए, ऑल पेपर्स, तभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैठ पाएंगे, नहीं तो ईयर बैक लग जाएगी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेडिंग अगर देख लेते हैं तो ग्रेडिंग के लिए क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने 90 से लेके 100% तक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा, उसको मिलेगा ओ कैटेगरी। ओ कैटेगरी का ग्रेड मिलेगा। ओ कैटेगरी का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, और ग्रेड पॉइंट क्या मिलेंगे, 10। इसी तरह से 89.99 है तो इसको ग्रेड मिलेगा एक्सीलेंट का, ए, और ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा, 9। इसी तरह से 72 79.99 अगर है तो उसको बी कैटेगरी में आएगा, 62 69.99 है तो सी कैटेगरी में आएगा, इसको बोलेंगे फेयर। देन डी फॉर एवरेज, एंड लेस देन 50% अगर हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, absent, और यहाँ पे क्या लगेगा, फेल। एंड absent का मतलब तो ए बी ही लिख के आएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स यूएफएम के केस में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की या किसी कॉलेज की कोई भी कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि उसका इवोल्यूशन किस तरह से किया जाए। ठीक है, इसी तरह से एसजीपीए कैलकुलेट होगा एंड इसी तरह से इसका सीजीपीए भी कैलकुलेट किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क 8 सेमेस्टर में दिया जाता है। ठीक है, और इसको करने के लिए ट्रिप्लिकेट में सबमिट किया जाता है और ये लगभग 25 पेज से कम नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिजायरेबल होती है 150 आवर्स की फॉर द बी फार्म स्टूडेंट्स, एंड डी फार्म के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कंपलसरी होती है। अच्छा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 150 आवर्स के लिए ये सेवन सेमेस्टर में जब आप लोग आएंगे तो वहाँ पे ये करना होता है और इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट होती है। ठीक है। एंड प्रैक्टिस स्कूल में एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा जो 150 आवर्स में कंप्लीट करना होता है, वो 150 आवर्स का टाइम दिया जाता है और इसका भी सबमिट किया जाता है थीसिस टाइप का, प्रोजेक्ट टाइप यानी कि बाइंडिंग फॉर्म में ये सबमिट किया जाता है। तो डिग्री इसकी आपको तब मिलेगी जब जितने भी
रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल नहीं कर लेगा। जब तक आप सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेंगे तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया है? मैक्सिमम टाइम दिया गया है कंप्लीट करने के लिए कितना? प्रोग्राम शैल बी फिक्स्ड एज डबल द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कंप्लीट क्या है कि 4 साल का अगर है तो 8 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ड्यूरेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम शैल बी फिक्स्ड एज डबल एज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। 8 साल में इसको कंप्लीट करना ही है, नहीं तो फिर आपको री एडमिशन नो कंडोनेशन इज अलाउड फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 2 ईयर बैक। ठीक है, मोर देन 2 ईयर बैक ऑफ ब्रेकअप। दो दो ईयर्स का अगर ब्रेकअप हो गया है तो भी इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको री एडमिशन के लिए बोला जाएगा कि आप री एडमिशन लो। सो इतनी सारी चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ों का मेरे रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं और जो थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनको समझना होगा कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ईयर का पूरा अपना अलग रोल है, सेकेंड ईयर का अपना अलग रोल है, हर एक के अलग क्रेडिट्स हैं। हर एक पेपर को, हर एक कोर्स को आपको क्लियर करना है हर एक के क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी दिए हुए हैं 7 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में, वो भी आपको क्लियर करने हैं। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि 5th सेमेस्टर तक आपके फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 क्लियर होने चाहिए, ऑल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स। एंड 7 सेमेस्टर में जाने के लिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के ऑल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुड बी क्लियर फॉर द स्टडी इन 7 सेमेस्टर। और डिग्री आपको तभी मिलेगी जब जितना भी क्राइटेरिया दिया गया है वो आप फुलफ़िल नहीं कर लेंगे। जब तक फुलफ़िल नहीं करेंगे तब तक आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने साथ के स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।